दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 803 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। समान नागरिक संहिता को लेकर जारी बहस के बीच ऐसे स्वर फिर से खूब उभर रहे हैं जो इस या उस बहाने ऐसी किसी संहिता के निर्माण को अनावश्यक बता रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं, दशकों से यही होता चला आ रहा है। जब भी समान नागरिक संहिता को लेकर कोई पहल होती है अथवा उसके निर्माण की आवश्यकता जताई जाती है तब कुछ दल खास सोच वाले बुद्धिजीवी और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन कुतर्कों और काल्पनिक भय के साथ उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इन दिनों भी ऐसा ही हो रहा है। कोई यह कह रहा है कि समान नागरिक संहिता का निर्माण लोगों के धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा, तो कोई ऐसे बयान दे रहा है कि यह महंगाई, बेरोजगारी आदि से लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश है। क्या इससे बेतुकी बात और कोई हो सकती है? क्या समान नागरिक संहिता का निर्माण न करने से महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा? प्रश्न यह भी है कि महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें अन्याय एवं शोषण से बचाना किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे कहा जा सकता है? क्या किसी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में धार्मिक मामलों के नाम पर मनमानी होने दी जा सकती है? समान नागरिक संहिता को लेकर बेलगाम बयानबाजी होने का एक बड़ा कारण यह है कि उसके विरोधियों और यहाँ तक कि समर्थकों को भी यह नहीं पता कि वह कैसी होगी और उससे क्या बदलेगा। यही कारण है कि मनमाने बयान दिए जा रहे हैं। यह सिलसिला तब तक नहीं थमने वाला जब तक समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा सामने नहीं लाया जाता। उचित यह होगा कि इस संहिता का कोई मसौदा तैयार कर उसे जनता के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए ताकि उस पर व्यापक बहस हो सके। क्या यह विचित्र नहीं कि समान नागरिक संहिता को लेकर दशकों से बहस हो रही है लेकिन उसका कोई मसौदा उपलब्ध नहीं।
समान नागरिक संहिता का मसौदा सामने लाना कोई कठिन काम नहीं। गोवा में यह संहिता लागू है। उसके जरिए उसका एक नया मसौदा आसानी से तैयार किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीरता प्रदर्शित कर रहे सत्तारूढ़ लोगों के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले वे उसका मसौदा सामने लाएं। यह जानना दयनीय है कि 21वें विधि आयोग को समान नागरिक संहिता से जुड़े प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करने का काम सौंपा गया था, लेकिन यह काम किए गए बगैर उसका कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद कहा गया कि 22वें विधि आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन कोई नहीं जानता ऐसा कब होगा। चेंज। देसी गायों को संरक्षण देने की दिशा में बिहार सरकार की पहल से न सिर्फ पशुपालकों की मदद मिलेगी, बल्कि इससे रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। कृषि और पशुपालन बिहार की अर्थव्यवस्था में रचा बसा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस पर निर्भर हैं। सरकार ने इसे और मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं और वे कार्यान्वित भी हैं, जिसका किसान लाभ भी उठा रहे हैं। देसी गायों को संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहल से और लाभ होगा, क्योंकि इससे इन नस्लों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक देसी गायें भी पाल रहे हैं, पर उसकी संख्या कम है। मध्य प्रदेश ने देसी गायों को संरक्षण देने के लिए जो मॉडल बनाया है, बिहार में भी इस तर्ज पर कार्य करने पर विचार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार अभी एमपी मॉडल का अध्ययन कर रही है। इसके बाद गौ संरक्षण का एक आदर्श मॉडल तैयार किया जाएगा। इसमें पशुपालकों को प्रोत्साहित करने की भी योजना है, ताकि वे इसके प्रति आकर्षित हों। गौशालाओं को भी उन्नत बनाने पर जोर है, ताकि गोवंश का रखरखाव ठीक ढंग से हो सके। अभी सड़कों पर गाय बैल लावारिस घूम रहे होते हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे पशुओं को भी गौशालाओं में रखा जाएगा, जिससे इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस तथ्य से विज्ञानी भी सहमत हैं कि कृषि में गोवंश का बहुत बड़ा योगदान है। खाद में गोबर का इस्तेमाल सर्वाधिक उपयुक्त है और जैविक खेती में सहायक है। जो गायें बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी भी उपयोगिता है, क्योंकि गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने के काम आ सकता है। इसलिए गौशालाओं को बेहतर बनाने की दिशा में की जा रही पहल एक अच्छा काम है।
अभी कई जिलों में एक भी सरकारी गौशाला नहीं है। वहां गौशाला खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे आय के भी साधन होंगे, क्योंकि देसी गायों के दूध की मांग है पर मिल नहीं पाता है। अधिक दूध की होड़ में जर्सी गायें प्राथमिकता में हैं, जिसके कारण देसी नस्लें उपेक्षित हो गई हैं। सरकार के स्तर पर प्रयास किया गया तो इन नस्लों को न सिर्फ संरक्षण मिलेगा बल्कि पशुपालन भी दूध से अच्छा आय कर सकेंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।